नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में और मैं हूं कवीन सचान। हाल के कुछ दिनों में मैं कहूं कि पिछले एक महीने में देश के अलग अलग हिस्सों में कई इमारतों के गिरने की खबरें आई। कुछ इमारतें जो खासी पुरानी थी और कुछ ऐसी जो कि बन रही थी, लेकिन नुकसान वहां पर हुआ है और कई लोगों की असमय मौत हुई। कई मजदूर जिसमें दबे और कई जगहों पर कई दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए। और ये खबरें न सिर्फ राजधानी दिल्ली बल्कि चेन्नई, उत्तर प्रदेश के लखनऊ और दूसरे कई शहरों से आती रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत में निर्माण क्षेत्र में जो तमाम नियम हैं उनकी पूरी तरीके से अवहेलना हो रही है? इन घटनाओं के पीछे के कारण क्या हैं और रोकने के लिए जिन संस्थाओं या लोगों पर जिम्मेदारी है, क्या वो अपने रोल को बखूबी निभा रहे हैं? समझने की कोशिश करेंगे इस खास चर्चा में। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस चर्चा में, उनका मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ मौजूद हैं पीआर स्वरूप साहब, जो कि डायरेक्टर जनरल हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट से। स्वरूप साहब, स्वागत है आपका। हमारे साथ आरजी गुप्ता साहब हैं, जो कि टाउन प्लानर हैं और फॉर्मर पॉलिसी कमिश्नर रह चुके हैं। गुप्ता साहब, बहुत बहुत स्वागत है। और कुछ ही देर में डॉक्टर सूरज सिंह जुड़ेंगे, जो कि एडवोकेट हैं और भूमि निर्माण क्षेत्र से जुड़े रहे हैं और लगातार ऐसे मामलों पर आम आदमी की आवाज भी कोर्ट में बुलंद करते रहे। लेकिन शुरुआत में करूंगा गुप्ता साहब आपसे। बात चाहे दिल्ली की घटना की हो या फिर चेन्नई की, सबसे पहला सवाल यही उठता है कि आखिर क्यों इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं? क्या बड़ा कारण आप देखते हैं? मैं दिल्ली का थोड़ा डिटेल्स आपको बताना चाहूंगा। पिछले 3-3.5 साल के अंदर मतलब 11 जगह घटनाएं हुई हैं। ललिता पार्क से लेकर के चांदनी महल, उत्तम नगर, गीता कॉलोनी, दल्लूपुरा, तहिरपुर, ओखला, बाड़ा हिंदू लाओ, पटबगान, सदर बाजार, इंदलो जो अब 2 दिन पहले हुई है। इसमें टोटल 113 आदमी मरे हैं, दिल्ली की बात कर रहा हूँ आपसे, एंड 127 इंजर्ड हुए हैं। जितनी भी कॉलोनीज हैं ये सब अनऑथराइज्ड है, ज्यादातर या पुरानी है, बहुत पुरानी है। जो कि हमने जब मास्टर प्लान बनाया, मास्टर प्लान हमारे 5 बन चुके हैं 1870 से लेकर के लेटेस्ट 2007 में आया। हमने कहा कि जितने काम करने आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में करो। सारे काम पब्लिक सेक्टर कभी नहीं करेगा, कभी करना भी नहीं चाहिए। प्राइवेट सेक्टर को मिलकर चलना चाहिए। जितने भी काम है क्या करो, रीप्लानिंग करो, रीडेवलपमेंट करो, रिकंस्ट्रक्शन करो। जो कॉलोनी आपकी बन चुकी बिना किसी प्लान्स के, प्लान कोई नहीं होता, प्लान बाद में बनते हैं। अनऑथराइज्ड कॉलोनी दिल्ली में कम से कम 2000 से ज्यादा है, 2200 से ऊपर है। आपके स्लम एरिया बहुत सारे हैं, अर्बन विलेजेज हैं, रूरल विलेजेज हैं, आपके काफी चीजें। इन सबका पहले रीप्लान करो, रीडेवलप करो, रिकंस्ट्रक्ट करो। फेजिंग के अंदर आप सबको हटा तो नहीं सकते ना। उसके बाद नेचुरली उनको सबको आने जाने को विड्थ भी मिलेगी, सड़कों की विड्थ मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। लेकिन मेरा सवाल गुप्ता साहब, मैं बेसिक एक आम आदमी के लिहाज से अगर तकनीकी पहलू में समझूं आपसे, एक जो इमारत जिसका निर्माण किया जाता है, औसत उसकी उम्र तकनीकी तौर पर आप क्या मानते हैं, अगर उसमें तमाम मानकों को ध्यान में रखा गया है? और क्या ऐसी वजह है कि कोई इमारत बन रही होती है उस वक्त गिर जाती है, कोई इमारत 30 साल का कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाती है, और हमने देखा कि जो इमारतें गिरी हैं इनकी औसत उम्र वो 50 साल से नीचे दिख रही है? जितनी भी आपकी कॉलोनी अनऑथराइज्ड है उसका प्लान कभी नहीं बनता। प्लान बाद में बनता है, कॉलोनी बनने के बाद। सब आदमी बनाते चले जाते हैं, कहना कि मकान उनको चाहिए। गवर्नमेंट की स्पीड इतनी कम है प्लान बनाने की, मकान बनाने की। नेचुरली प्राइवेट सेक्टर जहां मर्जी प्लान बना लेता है, चाहे रेजिडेंशियल हो, चाहे इंडस्ट्रियल हो, चाहे कॉमर्शियल हो। हजारों कॉलोनी भरी पड़ी है, उससे काम गवर्नमेंट को करना चाहिए। बिना काम करे बिल्कुल बात बनने वाली नहीं है। हमने प्रिंसिपल्स बना दिए, सब लिखाई पढ़ाई है कि कैसे करो कैसे नहीं करो, लेकिन नोबडी केयर्स। आप कह रहे हैं कि रूल्स हैं, मानक हैं, लेकिन उनका कोई भी पालन नहीं हो रहा। जैसे सेक्शन 6 है, इतनी पावर डीडीओ का दुनिया भर की पावर्स है, बट समबडी हैज टू फॉलो इट। सेक्शन 7 मास्टर प्लान बनते हैं आफ्टर वर्किंग अलॉट, बट आदमी फॉलो नहीं करते। सेक्शन 8 जो प्लान का सब डिटेल देनी पड़ती है, लोग देते नहीं उसको, लोग पढ़ते नहीं, काम नहीं करते उसके अंदर जो है। तो गवर्नमेंट को अटेंशन देनी पड़ेगी प्लानिंग के ऊपर, प्लानर्स के ऊपर, जो कि आज की तारीख में बिल्कुल नहीं है, जो पहले बहुत ज्यादा थी। स्वरूप साहब, क्योंकि आप जुड़े हुए हैं कंस्ट्रक्शन क्षेत्र से, क्या जो सवाल मैंने पूछा था गुप्ता जी से कि एक इमारत जिसका निर्माण हो रहा है, एक इमारत जो बन चुकी है, कोई तो मानक होंगे, जो मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, किस तरीके की स्पेसिंग होगी, किस तरीके का उसका बेस होगा, फिर क्यों लगातार ये घटनाएं सामने आती है कि इमारत बन रही है वो गिर गई, एक इमारत जिसके 10 साल हुए थे वो गिर गई, एक इमारत 30 साल में ही गिर जाती है? क्या उसकी एक औसत उम्र मैं कहूं एक इमारत की होती है, और क्या ऐसी वजह बड़ी दिख रही है जिसके चलते ये घटनाएं लगातार अब बढ़ती जा रही हैं? देखिए, इस प्रश्न को 2-3 तरीके से हमको समझना है। पहली चीज आपने पूछी कि उम्र क्या होती है इमारत की, तो इसका जवाब ये है
कि हर इमारत की उम्र उसकी यूटिलिटी से नापी जाती है। अब रिहायशी आप क्षेत्रों में ले लीजिए, मकान होते हैं जो कि पिता बनवाता है, 3 बच्चे उसके होते हैं, और उसके बाद में 25 साल के बाद, 20 साल के बाद वो तीनों बच्चों के परिवार अपने अपने बन जाते हैं और वो दीवारें खड़ी करना शुरू करते हैं और कमरे जोड़ना शुरू कर देते हैं। अगर ईमानदारी की बात कहें तो रिहायशी क्षेत्रों में मकान का जो औसत आयु मैं बोलता हूँ यूटिलिटी के लिहाज से, वो कहीं 17-18 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष के बीच में होती है। उसके बाद उसकी यूटिलिटी खत्म हो जाती है और उस यूटिलिटी के हिसाब से उसके अंदर रूपांतरण करना आवश्यक होता है, या ये हो कि हम उस मकान को छोड़ें और दूसरे बड़े मकानों में जाएं या अलग किस्म के यूनिट्स बनाएं जिनको कि डिस्टर्ब ना करें पुराने मकानों को। तो आयु के बारे में तो मैं आपको ये कहूंगा। मानकों के बारे में आपको मैं बताऊंगा कि शायद हमारे यहाँ के जो मानक हैं उनसे अच्छे मानक पूरे विश्व में और कहीं नहीं है। ये बात मैं आपको बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ। जो हमारा भारतीय मानक संस्थान है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जिसको हम बोलते हैं, उनके स्टैंडर्ड सारे विश्व की अच्छी जो चीजें हैं उनको लेकर के बनाए गए हैं। जैसे कि हमारा आप कॉन्स्टिट्यूशन ले लीजिए, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो विश्व का सबसे अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरा सवाल है, वो ये है कि किताबों में कुछ भी लिखा है, जमीनी सतह के ऊपर आप क्या करते हैं, ये एक सवाल कर रहे हैं कि मानक बनाने में माहिर हैं और मानकों को लागू करने में सबसे कमजोर। बिल्कुल कमजोर हैं। और इसके अलावा एक और बहुत गहरा सवाल है, वो ये है कि हम लोग एसेट्स तो बना देते हैं लेकिन उसकी मेंटेनेंस के नाम के ऊपर में कुछ भी नहीं करते हैं। अब आप अपने शरीर को ही ले लीजिए, अगर उसको मेंटेन नहीं करेंगे तो आयु तो बढ़ती जाती है और उसके हिसाब से वो बिल्डिंगें भी कमजोर होती जाती हैं। तो एक तो मेंटेनेंस का सवाल है, दूसरा है उसकी यूटिलिटी का, और तीसरा है कि हम उन चीजों का जिनका कि हम नियम बना चुके हैं उनको हम फॉलो करने में बहुत ज्यादा कोताहियां करते हैं। एक छोटा सा सवाल है जो कि मैं पूछना चाहूंगा कि ये सारी इमारतें बनने में, जैसे अभी 11 मंजिली इमारत गिरी चेन्नई में या इस तरीके की और जो इमारतें गिर रही हैं, मजे की बात यह है कि इसके अंदर कमीशन और इंक्वायरी के ग्रुप बैठा ले जाते हैं। और जैसे ललिता पार्क का जब हादसा हुआ था तो मैं आपसे ये शेयर करना चाहूंगा कि उसके लिए जो कमीशन बना उसमें मुझे भी एक स्थान दिया गया। दुर्भाग्य कहाँ आया, मैंने एक सवाल पूछ लिया। सवाल ये पूछा कि जिस समय ये इमारत बन रही थी, 5 मंजिली इमारत, 3 महीने 4 महीने 6 महीने का वक्त जिस समय था, उस समय जो वहां पर सरकारी अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी थी कि इस तरीके का कोई भी अनौपचारिक निर्माण नहीं हो या अनधिकृत निर्माण हो रहा हो, उसको रोकने का उनको अधिकार जो दिया गया था, वो क्या कर रहे थे, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न था। उसका परिणाम ये निकला कि वो जो कमीशन बनाया गया था उसकी एक भी मीटिंग नहीं हुई। उस कमेटी के जो अध्यक्ष थे, मुझे बहुत उसके साथ कहना पड़ता है कि वो कोई सेवा विमुक्त न्यायाधीश जी थे, और उस कमेटी की मीटिंग एक दफे भी नहीं हुई। मैं ये उनसे सवाल का जवाब जानना चाहता था कि बताएं कि वो क्या कर रहे थे जिनकी जिम्मेदारी थी कि ये बिल्डिंगें न बने। और ये बिल्डिंगें एक रात में नहीं बनती हैं, ये बिल्डिंगें बनने में साल 1.5 साल 2 साल का समय लगता है। यही एक आम इंसान स्वरूप साहब समझना चाहता जो आपने सवाल पूछा गुप्ता जी की बिल्डिंगें बनती हैं, सरकारी जो विभाग जिनकी जिम्मेदारी है कि समय पर रोकें, अगर अनऑथराइज है, अगर मानकों के हिसाब से नहीं है तो उस पर फाइन किया जाए, उसको चेक करें। आखिर वो विभाग इमारत गिरने के बाद जागते हैं और पहले क्यों सोते रहते हैं? ये रोके कैसे? मानो 2 स्टोरी एक ने बना ली, सोचा एक स्टोरी और बना दो, पैसा आएगा, एक स्टोरी और बना दी, सड़कें छोटी होती चलेंगी, बाद में पानी की लाइन लेकिन कोई इमारत रातों रात तो नहीं बना सकता ना। सवाल ये कि इमारत बनाने में वक्त लगता है, उस वक्त वो अधिकारी क्या कर रहे होते हैं? कुछ नहीं करते, डोंट केयर फॉर दिस वन। बाद में पानी की लाइन पड़ी, उससे इफेक्ट हो गया, सीवर की लाइन पड़ी, उससे इफेक्ट हो गया, सड़कें की मरम्मत उससे इफेक्ट हो गया। मतलब अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन में बहुत प्रॉब्लम आगे पड़ती है। नहीं, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन एक शब्द इस्तेमाल करना, मैं ये कहूं कि क्या अपनी जिम्मेदारी से बचने का सबसे आसान तरीका हो गया? सबसे आसान है। यानी कि दिल्ली के अंदर कम से कम आपके 2400 रेजिडेंशियल कॉलोनीज है, इंडस्ट्रियल आपके कोई 30-35 कॉलोनीज है, कॉमर्शियल आपकी 800 मार्केट्स हैं जो कि पार्टली प्लैंड है, पार्टली अनप्लैंड है। मैक्सिमम चीजें दिल्ली की पोजीशन ये, बाकी शहरों की पोजीशन और भी खराब है। तो सम गवर्नमेंट हैज टू गिव फुल अटेंशन। गवर्नमेंट में आपकी राज्यसभा हो, आपकी लोकसभा हो, आपके कोई भी हो, अटेंशन सबसे कम इस चीज के ऊपर है। समबडी हैज टू प्रिपेयर द प्लान कैसे हम आगे चले। नहीं, प्लान तो है, जैसे कि खुद करें स्वरूप साहब क्या वाकई यही हकीकत है कि प्लान है, नियम है, लेकिन हर एक
मैं कह रहा हूं मेट्रो शहर की अगर बात ले लेते हैं, उस इलाके का निगम, उस इलाके की पुलिस, अनऑथराइज जब कोई भी कंस्ट्रक्शन होता है खुलेआम घूसखोरी होती है और यही कड़वी सच्चाई है। देखिए, एक आप स्टैटिस्टिक्स के ऊपर गौर करिए। दिल्ली शहर की जो अधिकृत पॉपुलेशन बताई जाती है वो 1.25 करोड़ लोगों की मानी जाती है, 5-10% ऊपर नीचे हो सकती है। जो ऑथराइज मकान है दिल्ली शहर में, मैं रिहायशी क्षेत्रों की बात कर रहा हूँ, वो 35% से ज्यादा लोगों के पास में नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि 65% लोग जो कि इस शहर में रहते हैं, ये किसी न किसी प्रकार से अनऑथराइज कॉलोनी में रह रहे हैं। अब इसके बाद दूसरा सवाल पैदा होता है, आपने पुराने वक्तों में या अभी हाल में ही ये हमारे जो राजनीतिज्ञ लोग हैं या कह लीजिए कि राजनेता जिनको हम कहते हैं, ये लोग बड़े आराम से आते हैं और बहुत ही फख्र के साथ में अनऑथराइज कॉलोनी को ऑथराइज कर देते हैं। किस बिना पर? देखिए, इसके अंदर खाली वही चीजें नहीं हैं जो आपने बताई हैं, इसके अतिरिक्त ये चीज जो है ये काफी बड़े परिमाण में बहुत सारी और कमजोरियां इसके अंदर हैं। तो ये सब देखने वाली चीजें हैं जिसको हमें पूछना है। लेकिन मेरा प्रश्न बार बार यही होता है कि जिस निर्माण में साल, 1.5 साल, 2 साल लगते हैं, क्या हम सब धृतराष्ट्र बन के बैठे रहते हैं, उस कॉलोनी के रहने वाले लोग और उस कॉलोनी में पुलिस के अधिकारी और बाकी जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारी हैं, क्या वो उनके आंखों पर पट्टी बंधी होती है कि रातों रात वो बिल्डिंग खड़ी हो जाती है? प्रश्न ये है, और इसको कहाँ रोका जाए, इसका निर्धारण तो जो राज्य करते हैं उन्हीं लोगों के पास है। क्योंकि हर राज्य में अलग अलग नियम हैं। डॉक्टर सूरज सिंह जुड़ चुके हैं हमारे साथ, जो कि लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट में। सूरज जी, आप लगातार देखते होंगे, खबरें आती हैं, आपके पास लोग भी पहुंचते हैं कि इमारतें गिर गई, लोग दब गए, कई लोगों की अकाल मौत हो जाती है। दो बातें आ रही हैं सामने। कहा जा रहा है कि हमारे पास नियम बहुत अच्छे हैं रेगुलेशंस के लिए, मॉनिटरिंग के लिए, लेकिन जो संस्थाएं हैं वो शायद धृतराष्ट्र की तरह आंख बंद करके बैठती हैं जब तक कि कोई दुर्घटना नहीं होती जी। क्या ये माना जाए कि पूरा खेल करप्शन से लेकर जुड़ा हुआ नजर आता है, या फिर कानूनों की कमी, या फिर कभी आपने देखा हो कभी किसी अधिकारी को, किसी संस्था को कोर्ट की ओर से कोई सजा हुई हो नेग्लिजेंस को लेकर, या फिर उसने अपने काम में कोताही बरती है? इसमें दो पक्ष है। ये जो अनऑथराइज कॉलोनीज का इन्होंने जिक्र किया, हम आर्ग्यू कर रहे थे गवर्नमेंट की तरफ से 1074 कॉलोनीज को रेगुलराइज करने की। उस समय श्री छात्र सिंह वर्मा जो तत्कालीन चीफ मिनिस्टर थे, वो हमारे क्लाइंट थे। क्या हुआ कि कुछ लोग आए कि हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया है कि आगे से कोई भी अनऑथराइज कॉलोनी नहीं होगी। तो नेता लोग सारे कहने लगे अगर कोर्ट ने कर दिया तो हम क्या करें। SD शौरी का कॉमन कॉज का केस था। हमने वहां आर्ग्यू किया कि ये लीगल समस्या नहीं, ये ह्यूमन प्रॉब्लम है। क्योंकि ये छोटे छोटे लोग जो है, कोई 50 गज में, कोई 40 गज में, ये कोई फार्म हाउस लिए बैठे नहीं। और राइट टू हाउसिंग इज अ फंडामेंटल राइट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है राइट टू डिग्निटी में, राइट टू लाइफ में, राइट टू हाउसिंग भी शामिल है। ऐसे में फिर क्या किया जाए? तो फिर एक स्पेशल कमेटी रेवेन्यू सेक्रेटरी की अध्यक्षता, NP सिंह साहब थे उस समय, उनकी अध्यक्षता में बनी और उन्होंने कहा कि 2003 से पहले जो बनी हुई हैं उनको हम रेगुलराइज करेंगे। लेटेस्ट इसमें अमेंडमेंट दिसंबर 2011 में हुआ दिल्ली में ही, जिसको हम बोलते हैं नेशनल कैपिटल टेरिटरी सेकंड रिवीजन एक्ट, जिसमें ये कहा गया है कि अभी क्योंकि गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी इसमें स्थिर नहीं है और क्योंकि समय लगेगा, तो 31 दिसंबर 2014 तक नॉट स्टैंडिंग एनी लॉ, कोर्ट ऑर्डर, स्टेटस को मेंटेन किया जाएगा। वकील होने के नाते हम उसका रोज फायदा लेते हैं। अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हो, ग्राम सभा में बैठे हो, हम कहते नहीं 31 दिसंबर 2014 तक आप कुछ नहीं कर सकते। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है यहाँ वो कॉन्ट्राडिक्टरी। एक तरफ तो हम उसको अनऑथराइज बोलते हैं, दूसरी तरफ वोटों के लिए, करप्शन से ज्यादा यहाँ वोटों का रोल है। क्योंकि जिस समय हमने 1076 कॉलोनी की थी, उस समय लगभग 25 लाख लोग वहां रह रहे थे, आज से 10 साल पहले की बात। तो इसका मतलब ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ दिल्ली। तो 1/4 ऑफ दिल्ली जिधर वोट करेगा उससे सारा बैलेंस हो जाता है। तो यहाँ पॉलिटिकल विल की कमी। आप कह रहे हैं पॉलिटिकल विल, लेकिन मैं समझना चाह रहा था कि दिल्ली की आप बात कर रहे हैं, मैं चेन्नई में देख रहा था, लखनऊ में, हर शहर में इस तरह की घटनाएं आ रही हैं जहां पर बिल्डिंगें गिर रही, कोलैप्स हो रही हैं और लोग वहां पर उसमें समा जा रहे हैं, इनकी मौत हो रही है। क्या सिर्फ ये जो मसला है ये अनऑथराइज्ड कॉलोनी तक सीमित है, या मैं कहूं कि जो बिल्डिंग बनाने के मानक हैं वो खुलेआम उनकी धज्जियां उड़ाई जाती हैं, और जिन संस्थाओं पर, जिन लोगों पर जिम्मेदारी है कि उन मानकों को परखें, जांचें, वो या तो है नहीं, और अगर हैं तो ना के बराबर है? ये जो है आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है कि कुछ तो कानून पैरामीटर्स नहीं है,
और गवर्नमेंट ऑफिसर्स किसी भी कारण से उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। लेकिन इसके अलावा एक चीज और है, हम इंग्लैंड में रहे, अमेरिका में रहे, वहां ये समस्या नहीं, सिविक रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। सपोज करो अगर कानून नहीं है, किसी गांव में आप लालडोरा में जाके देखिए, इस तरह का कोई भी रास्ता भी नहीं छोड़ता है। इसका मतलब इससे क्या होता है कि जहां कानून नहीं है वहां हमारे सिटीजन्स की क्या दृष्टिकोण है। तो सिविक रेस्पॉन्सिबिलिटी कि मेरे घर के अलावा दूसरे के लिए भी रास्ता हो, पब्लिक सेंस हो, वो नहीं है, वो बहुत बड़ी बात है। इसीलिए अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हो गई, कोई सिविक उसमें रिजेंटमेंट नहीं है, बल्कि कोई अगर पड़ोसी पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन डाल दे कि हमारे यहाँ अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हो गया, तो बाकी सारे लोग उसके खिलाफ हो जाएंगे। गुप्ता जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरा सवाल ये था कि क्या जो सूरज जी कह रहे हैं सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, और जो पब्लिक सेक्टर यानी कि जो गवर्नमेंट है वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पर नहीं समझ रहा। साहब सिंह वर्मा का मैं टेक्निकल सेक्रेटरी था, 1961 से मैं डील कर रहा हूँ अनऑथराइज्ड कॉलोनी के बारे में। दुनिया भर के रिपोर्ट्स मेरे पास है। मैक्सिमम कमी गवर्नमेंट के साइड से है, पॉलिसी बनती है, कागज पे प्लान बने, इम्प्लीमेंट कभी नहीं, आज तक नहीं हुए। हमने कहा पॉलिसी के अंदर कि डेवलपमेंट चार्ज इनसे लेंगे, ना कभी लिया। मैंने एक दफा पैसे ले लिए उनसे 1980 के अंदर, ऑब्जेक्शन आ गया गवर्नमेंट से, क्यों पैसे इकट्ठे कर दो, क्यों पैसे डेवलपमेंट चार्ज अपना गवर्नमेंट करेगी। मिनिमम इंटेंशन गवर्नमेंट की जो है इनको रेगुलाइज करने के अंदर है, मिनिमम इंटेंशन। एंड 2/3 दिल्ली जो है आपकी इंक्लूडिंग स्लम्स, इंक्लूडिंग अर्बन विलेज, रूरल विलेज, इन चीजों से भरी पड़ी है। यानी आप कह रहे हैं कि पूरा का पूरा जो मामला है वो जाकर गवर्नमेंट पर है और राजनीतिक जो मैं कहूं कि एक बड़े धड़े को अपने पक्ष में करने से जुड़ा हुआ है। छोटा सा ब्रेक यहां पर लूंगा, लेकिन ब्रेक के बाद समझने की कोशिश करूंगा कि इन तमाम रोगों के बावजूद इसकी दवा है क्या और क्या इसका इलाज मुमकिन है। तो ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों से जो खबरें आ रही हैं कि खड़ी हुई इमारतें या फिर बनने वाली इमारतें उनमें अचानक गिरती हैं और कई लोग उसके नीचे समा जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और क्या भारत में इस तरह के नियम नहीं है कि ताकि इस पर लगाम लगाई जा सके, या फिर ये माना जाए कि नियम कानून है लेकिन लागू करने में कोताही हो रही है। गुप्ता जी, मैं समझना ये चाहूंगा आपसे, आप कह रहे हैं, बार बार ये कह रहे हैं कि जो नियम बनाए गए, अच्छे नियम बनाए गए सिर्फ लेकिन कागजों तक सीमित हैं, लेकिन क्या कभी कोई ऐसा कानून या कोई ऐसे नियम आपको दिख रहे हैं जो लगता है कि इम्प्लीमेंट करने में आसानी नहीं है, या फिर राजनीतिक इच्छा शक्ति है जो उन कानूनों को लागू करने से रोक देती है? 1984 में 250 पेज की रिपोर्ट बनाई थी मैंने, सबसे अप्रूव हो गई, गवर्नमेंट हर एक से अप्रूव हो गई। अनऑथराइज्ड कॉलोनी क्या होती है, उसके क्या क्या स्टेप्स हैं उसको रेगुलाइज करने के बारे में। 1979 में गवर्नमेंट के ऑर्डर्स, बड़े अच्छे ऑर्डर्स हैं, कोई पढ़ता नहीं, किसी के पास है नहीं, रिकॉर्ड किसी के पास है नहीं। आई कैन शो ऑल द रिकॉर्ड्स टू यू। आप एक महीने के लिए कोई भी कमेटी बना दें, अच्छे लेवल की बना दें, राज्यसभा से, लोकसभा से, कहीं से भी, सब सोल्यूशन कागज के ऊपर आ जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन हैज टू बी डन बाय एवरीबॉडी हैज टू बी डन। वरना आदमी परेशान है, दुनिया भर के परेशान है। फ्लड्स के अंदर मैंने लोगों से कहा, कम से कम अपने घर की नालियां तो आसपास के साफ कर लो। मैं क्यों कर लें, गवर्नमेंट करेगी, हम तो टैक्स देते हैं, किस पे एहसान करते हो टैक्स दे करके। भाई जितने काम हिंदुस्तान में होने हैं, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में होने हैं, क्योंकि अब पॉपुलेशन बहुत है, डेंसिटी बहुत है। अमेरिका में आदमी सड़क पर आदमी मिलेगा नहीं, चलता कोई भी आदमी। डेंसिटी आप कह रहे हैं कि बड़ा कारण बहुत ज्यादा है, देयर इज नो लिमिट। जमुना पार में 40 लाख आदमी रहते हैं। लेकिन इसके साथ स्वरूप साहब एक और चीज जो आती है कि जो बिल्डिंगें बन रही हैं, अगर पिछले 2 दशकों को छोड़ दें जो इस वक्त बन रही हैं, कहते हैं कि कई बार, मैं तो जानता नहीं हूं, आप तकनीकी समझा सकते हैं, कि जो एक रेशियो होता है उस रेशियो के साथ इतनी बड़ी छेड़छाड़ या खिलवाड़ होता है कि समझना मुश्किल है, या फिर ये माना जाए कि जो तमाम पैरामीटर्स हैं उस पर स्टैम्प जरूर अथॉरिटियों की मिल जाती है, वो कैसे मिलती है, आप समझा सकते हैं? देखिए, इसमें एक चीज और है जो कि हमको समझनी है। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन क्या प्रोफेशन है, ये एक सबसे पहला सवाल है। देखिए, डॉक्टर्स को आप ट्रेन करते हैं, उनको लाइसेंस ग्रांट किया जाता है, और यदि कोई गलती होती है तो उसकी सजा उनको ये मिलती है कि वो प्रोफेशन से बाहर कर दिए जाते हैं। नर्सेस के लिए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए है, आप ये देखें पायलट्स के लिए है, हर प्रकार के लोगों के लिए, आर्किटेक्ट्स के लिए है। लेकिन क्या इंजीनियर्स के लिए कोई बिल है? नहीं। इंजीनियरिंग, आपको जान के आश्चर्य होगा, और खास करके सिविल इंजीनियरिंग जो है वो प्रोफेशन ही नहीं मानी जाती है। ये बड़ी मजे की बात आपको मैं बता रहा हूं। कानूनी रो से अगर आप देखेंगे तो आपको ये प्रोफेशन ही नहीं मानते,
क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि इंजीनियर्स का कोई बिल ही नहीं है। पिछले 35 साल से ये चेष्टा करी जा रही है बराबर, और मेरी संस्था भी इसमें लगी हुई है कि भाई किसी तरीके से एक इंजीनियर्स बिल लाया जाए, ताकि जो जिम्मेवारी, हमने राजनेताओं के बारे में बात की, हमने सरकारी अफसरों के बारे में बात की, हर एक की जवाबदेही की बात, लेकिन इंजीनियरों की जवाबदेही भी आती है, और वो जवाबदेही तब आती है जबकि एक प्रॉपर बिल हो और इसको प्रोफेशन माना जाए। आज की तारीख में तो कोई भी बिल्डिंग बना सकता है, किसी पे रुकावट नहीं है। मैंने आपको मानक संस्थान के बारे में बताया, आपको जान के आश्चर्य होगा कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जो कि सबसे अच्छे मानक बनाता है, वो इस बात के लिए अधिकृत नहीं है कि यदि अगर उनके मानकों से कोई तोड़ मरोड़ की जाए तो गलती करने वाले को सजा देने का अधिकार उनके पास नहीं है। वो सिर्फ सलाह दे सकते हैं, और सलाह की तो आप कीमत जानते हैं इस देश में क्या होती है, देते लोग बहुत हैं और लेते बहुत कम है। तो ये है। सूरज जी, कभी कोई इस तरह के केसेस या फिर कोई कानूनी प्रावधान आप देखते हैं जहां पर इमारत के गिरने के बाद उसको बनाने वाले अनप्रोफेशनल लोगों के खिलाफ मामला दर्ज होता हो, उन बिल्डरों के खिलाफ मामला दर्ज होता हो, या कभी कोई सजा हुई हो, कोई ऐसा वाकया आपको याद दिखता है? देखिए, उपहार केस में तो कितनी सजा हुई है, जब फायर की वजह से इतने लोग हुए। आमतौर होता क्या है कि जब मीडिया किसी चीज पे एम्फेसाइज करता है, उस समय थोड़ा बहुत उस पर एक्शन हो जाता है। कंज्यूमर कोर्ट है जिसमें अगर आपकी गुड्स एंड सर्विसेज डिफेक्टिव है, लेकिन स्वरूप साहब से मैं पूर्ण रूपेण सहमत हूं कि अगर डॉक्टर्स के लिए मेडिकल काउंसिल है, लॉयर्स के लिए बार काउंसिल है, अगर कोई गड़बड़ करे तो वहां शिकायत कर सकते हैं। इंजीनियर्स, और मुझे जानकर तो ये आश्चर्य हुआ कि सिविल इंजीनियरिंग प्रोफेशन नहीं माना जा रहा है, तो अगर कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट करेगा तो उसकी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कहाँ है जो उसका लाइसेंस कैंसिल कर सके या सस्पेंड कर सके? तो इन हालातों में निश्चित रूपेण एक रेगुलेटरी बॉडी ऐसी तो होनी चाहिए जो ओवरऑल जिम्मेदार हो कि पैरामीटर्स लागू किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे, और जो उनको वायलेट कर रहा है। आज की डेट में कॉमन लॉ है, कॉमन लॉ ऑफ डैमेजेस, कंज्यूमर कोर्ट, लेकिन वो इतने ज्यादा पावरफुल नहीं है। उनका आप कह रहे हैं कि ये कोई हादसा होता तो उसके लिए हमें 4-6 जगह एक अलग अलग बिंदुओं को पकड़ना पड़ता है, क्योंकि कॉमन लॉ ऐसा नहीं, कोई एक ऐसा सोर्स, एक मीडियम नहीं जहां पर जाकर उसका सीधे निवारण। उसमें अगर किसी बिल्डिंग में मर गए तो वो जो प्रभावित परिवार है वो जा सकता है, डैमेजेस, डिफेक्ट, लेकिन उसको सिद्ध करना बड़ा मुश्किल होता है कि क्या डिफेक्ट था क्या नहीं, क्योंकि आम आदमी को तो पता नहीं होता। तो अगर वो स्टैंडर्ड ले डाउन किए गए, जैसे एरिया की बात है, FAR यानी फ्लोर एरिया जो वो होता है, उसमें अगर आपका 2.5 है, 3.5 है, एक्चुअल में जाके देखेंगे तो वहां कुछ का कुछ बनाया हुआ है। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रिसेंटली नोएडा में 14 फ्लोर की आपके परमिशन, आप 80 फ्लोर बना रहे, तो वो 14 फ्लोर की परमिशन, इसका जानते हुए भी क्या हमारा लाइसेंस 14 तक है, 80 तक आप कैसे बनाएंगे? 80 तक बन रही है और खुले में दिख भी रही है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। जहां 80 फ्लोर भी अगर किसी को नजर नहीं आई तो देहाती कहावत है, जिसको खड़ा हुआ व्यक्ति नजर नहीं आ रहा, वो पड़ा नजर क्या आएगा? गुप्ता जी, यही हकीकत है, या फिर जो रेगुलेटरी की बात हो रही है, कॉमन रेगुलेटरी, जो कि एक संस्था ऐसी जहां पर अगर मानकों की अनदेखी हो रही, इंजीनियर्स वहां पर गलत तरीके से निर्माण कर रहे हैं, तो कम से कम सजा का प्रावधान तो हो। 2012 में केस बना के मैं हाई कोर्ट में ले गया था गवर्नमेंट की साइड से, गवर्नमेंट की हेल्प के लिए, और मिनिस्टर को बड़ा पसंद आया। उन्होंने मेरा अपॉइंटमेंट कर दिया सर्विस के अंदर दोबारा। मैं 20 साल पहले सर्विस में था गवर्नमेंट की, तो दोबारा अपॉइंटमेंट किया। मतलब इसमें मैक्सिमम काम करने की नेसेसिटी अनऑथराइज्ड कॉलोनी के अंदर है, क्योंकि मिनिमम काम होता है यहाँ नहीं होता, कहीं भी नहीं होता। भाई दिल्ली में तो मैक्सिमम प्लानिंग है, लेकिन नेचुरली यहाँ नहीं होता, बाकी जगह में नहीं होता। आज मैं 3 केस हाई कोर्ट में भेजे मैंने, टू सेव द गवर्नमेंट, हाउ टू स्टॉप द फ्लड्स, हाउ टू यूज द लाल डोरा, हाउ टू चेंज द लैंड यूज। मतलब एक कोर्ट में नई चीज खोलनी पड़ेगी आपको, एडवाइस करने के लिए गवर्नमेंट को कि कैसे कैसे इनको आगे बढ़ाएं। जी बिल्कुल ठीक है। एक चीज और है जो हमें बाहर जाके, जब हमें पता है कि अमेरिका से हमारी जनसंख्या 4 गुना ज्यादा है और एरिया उनका हमसे 1/3 है, यानी 12 टाइम डिफरेंस है, तो क्यों ना हम जो है मल्टी फ्लोर जो है अलाउ करते हैं बहुत सी जगह जहां हो सकता है, ताकि प्रेशर जो है थोड़ा ईज आउट हो। लुटियन दिल्ली को देख लीजिए, जितना अलाउड है उससे और ज्यादा 3 फ्लोर 4 फ्लोर, हम नहीं कह रहे वहां 50 फ्लोर। लेकिन सूरज साहब, मुझे तो जो हालात दिख रहे हैं, अगर मल्टी स्टोरीज हम अलाउड होगा, अभी जहां बन रही है वहीं पर इतनी खबरें आ रही गिरने की, अगर सब जगह मल्टी स्टोरीज होंगी तो हालात क्या होंगे? लेकिन उसमें तो देखना ये पड़ेगा ना कि आप मटेरियल किस तरह का वो कर रहे हैं। सवाल तो ये कि कौन ये चेक करेगा, और जो उनके पास जिम्मेदारी वो आखिर कर क्या रहे हैं? देखिए, इसमें जो सबसे पहली चीज हमें समझनी है कि जो डेंसिटी को लेकर के हम परेशान होते हैं, तो मैं आपको जीवंत उदाहरण ये देता हूं कि आप सिंगापुर, जो कि सिटी स्टेट है, अगर उसकी ओर गौर करेंगे, या टोक्यो की ओर देखेंगे आप, जो कि सिटी है,
उसमें जो डेंसिटी है लैंड पर स्क्वायर फुट लैंड के ऊपर में वो कहीं अधिक है। हमारे पास फिर भी बहुत जमीन है। अब एक जीवंत उदाहरण ये है कि सिंगापुर 50 के दशक में बहुत ही एक गंदा, कंजेस्टेड और स्लम से भरा हुआ शहर होता था, जिसको कि पूर्ण रूप से साफ करके भली भांति बनाया गया। मैं एक सवाल पूछता हूँ, हमारे वहां पे ऐसा क्या है जो कि हम नहीं अपना पाए? ये है कि आपको जो निर्देश सरकार की ओर से दिया जाता है, जो रेगुलेशन आपके लिए ले डाउन किए जाते हैं, उनका पालन आपको ठीक ढंग से करना पड़ता है। और अगर यदि आप नहीं करते हैं तो उसके लिए बहुत ही सीवियर पनिशमेंट है। दूसरी एक और जो हमारे यहाँ नहीं है, जो हमारे यहाँ नहीं होता है। दूसरी चीज ये है कि मैं एक छोटा सा सवाल आपसे ये पूछता हूँ, आपको विदेश जाने की आवश्यकता नहीं है। नई दिल्ली के उपनगरों की तरफ देखें आप, ग्रेटर नोएडा है, गुड़गांव है, जहां जहां प्राइवेट कॉलोनीज बन रही हैं, क्या यह संभव है किसी के लिए कि वहां पर कॉलोनी की चार दीवारी के अंदर स्लम बना ले? ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि वहां कोई आदमी रुकावट करने के लिए तैयार खड़ा है। यहाँ पर यह नहीं होता है। यहाँ बिल्डिंगें बनती हैं, पेवमेंट तोड़े जाते हैं। आपको एक बात बताएं, जो भूगर्भ में आपके जितने भी पाइप्स पड़े हुए हैं, वाटर सप्लाई, सीवरेज लाइन के, ये पूरे बर्बाद हो चुके हैं। क्यों खत्म हुए? ये जो टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क डाला गया, उसकी मिट्टी निकाल करके बाहर में रख दी गई, बारिश में बह करके पाइपलाइन चौक हो गई। प्लानिंग जो है वो नहीं है। और हिंदुस्तान की सड़कों पर किसी भी शहर में आप निकल जाइए, किसी की भी परमिशन की जरूरत नहीं है। अगर रोड खोद रहे हैं या फिर तार डालना है या इस तरह की तमाम असुविधाएं आप हर रोज देखते होंगे, लेकिन नियम कहते हैं कि उससे पहले कम से कम 3 से 5 अथॉरिटी से आपको परमिशन चाहिए होती है। और यही कुछ तमाम परमिशंस होते हैं जब इमारत बनती है उसके मानकों को लेकर। लेकिन बार बार सामने वही सच आता है कि मानकों को लागू कराने की जिन पर जिम्मेदारी है, उनकी सीधी सीधी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन सजा के तौर पर कुछ नहीं होता है। तो एक कॉमन रेगुलेटर की जरूरत है, जो कि हमारे पैनलिस्ट कर रहे हैं। इसके साथ ही शायद इस तरह के हादसों पर हम लगाम लगा पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही।